ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दोपहर के 1 बज रहा है। बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान से करेंगे, जहां भरतपुर से आवारा सांड के तांडव की तस्वीर सामने आ गई है। एक सांड ने महिला को पीछे से टक्कर मार दी और सांड की टक्कर से महिला बुरी तरह जख्मी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांड ने महिला को टक्कर मारी और ये जो तस्वीर थी, ये गली में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। साफ दिख रहा है महिला सड़क पर चल रही थी और इसके कुछ पीछे एक सांड चल रहा था। वहीं तभी इस सांड के पीछे एक दूसरा सांड दौड़ता है, जिसके बाद आगे चल रहा सांड वो दौड़ना शुरू कर देता है और महिला को पीछे से सींग से टक्कर मारता है। टक्कर इतनी जबरदस्त, महिला हवा में उछलकर जमीन पर आ गिरी। हमला करने वाला सांड आगे बढ़ गया। हादसे के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज चल रहा है। पंजाब के फजिल्का में भी एक आवारा सांड ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। सांड के इस हमले में बुजुर्ग बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं सांड के हमले की यह तस्वीर गली के एक मकान के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीर में एक बुजुर्ग गली में आते दिख रहे हैं, दूसरी ओर से एक सांड आता दिख रहा है। बुजुर्ग को अचानक एहसास हुआ कि सांड उनकी ओर बढ़ रहा है। उन्होंने हाथ में पकड़ी छड़ी से सांड को दूर भगाने की कोशिश की, जिस पर सांड का गुस्सा भड़क गया। उसने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। अपने सींग से बुजुर्ग को उठाकर ऐसे दूर पटका, हवा में उछलकर पास के मकान के सामने रखी ईंट के ढेर पर बुजुर्ग जाकर गिरे। गनीमत रही, सांड ने दोबारा बुजुर्ग पर हमला नहीं किया और वो आगे बढ़ गया। ये पूरी घटना सामने घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। वहीं बिहार के बेतिया में एक शव के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया, जहां पर जेएमसीएच में कुछ कर्मचारी एक शव को सीढ़ियों पर घसीट कर लेकर जाते दिखे हैं। वीडियो सामने आया है, लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में ये जेएमसीएच है। यहीं कुछ लोग अस्पताल में मौजूद थे। उनके सामने ही अस्पताल के कर्मचारी एक व्यक्ति के शव को सीढ़ियों पर घसीटते हुए दिखे। तस्वीर में आप भी देख रहे हैं कैसे ये कर्मचारी शव को सीढ़ियों पर घसीटकर पोस्टमार्टम हाउस लेकर जा रहे थे। ये तस्वीरें न सिर्फ स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर रही हैं। अस्पताल में मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। लोग नाराजगी जता रहे हैं और इसके बारे में अस्पताल प्रशासन ने टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक अजगर का शिकार करते हुए वीडियो वायरल। इसमें अजगर बंदर को निगलते हुए नजर आ रहा है। अजगर ने बंदर को कसकर दबोच रखा है। दम घुटने से बंदर की मौत होने के बाद अजगर उसे निगल रहा है। ग्रामीणों ने अजगर का शिकार करते हुए वीडियो बना लिया, उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये वीडियो खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव कलेना का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीजेपी एमएलसी के बेटे की दबंगई का मामला सामने आ गया। यहां बीजेपी एमएलसी के दबंग बेटे ने बीच बाजार गाड़ी खड़ी कर दी और जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने गाड़ी हटाने को कहा तो ये बदसलूकी पर उतर आए। इसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने मोबाइल निकाल लिया, एमएलसी के बेटे की हरकत का वीडियो बनाया। कैमरा देखते ही एमएलसी के बेटे की हेकड़ी कम हो गई। तस्वीर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदजुबानी कर रहे युवक का नाम चौधरी तपेश है। अलीगढ़ से बीजेपी के एमएलसी ऋषिपाल सिंह का बेटा है चौधरी तपेश। पुलिस वालों का आरोप है कि उन्होंने बीच बाजार गाड़ी खड़ी कर रखी थी, जिसकी वजह से जाम के हालात बन रहे थे। पुलिस वालों ने इनसे गाड़ी हटाने को कहा तो ये बदसलूकी पर उतर आए। इंदौर में एक कॉलेज में जमकर बवाल हुआ। एनएसयूआई के नेता हैं, नाम है अमन पटवारी और साथ में थे उनके साथी। इन्होंने लोहे की रॉड से पहले तो प्रिंसिपल के कमरे के दरवाजे का कांच तोड़ा और फिर प्रिंसिपल के पूरे केबिन में घास फैला दी। बाहर जो गमले रखे हुए थे उनमें भी तोड़फोड़ की है। छात्र नेता कह रहे हैं कि यह कार्रवाई कॉलेज परिसर में अव्यवस्था और बड़ी बड़ी घास उगने के विरोध में की गई है।
अमन पटवारी ने आरोप लगाया कि ये देखिए कितनी बड़ी घास है, ये सब कॉलेज परिसर में उग रही है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। इस बड़ी घास में कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि सांप भी हैं, जो छात्रों के लिए बड़ा खतरा है। अमन पटवारी कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का रिश्तेदार है। तोड़फोड़ के बाद कॉलेज प्रशासन ने भंवरकुआं थाने में मामला दर्ज करा दिया है। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में बीच हाईवे पर कुछ युवकों ने जमकर हंगामा कर दिया। पहले कार के बोनेट पर जन्मदिन का केक काटा गया और फिर हुड़दंगबाजी शुरू कर दी गई। सड़क पर खूब स्टंट किए गए। कार से हुड़दंग और स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कुछ युवक कार का दरवाजा खोलकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। चलती गाड़ी पर खिड़की से बाहर निकलकर हुड़दंग कर रहे हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में किया गया। ये मामला संडीला कोतवाली का बताया जा रहा है और यहाँ के औद्योगिक नगर क्षेत्र में ये वीडियो जो शूट किया गया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के पानी में सब कुछ डूब गया है। लोगों को राहत शिविर में रहना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से मेडिकल कैंप, मवेशी कैंप, भोजन की व्यवस्था सब कुछ की गई है। हालांकि लोगों का दर्द ये है कि उन्हें अपना घर-बार छोड़कर राहत शिविर में आना पड़ा। कैंप की वजह से अटल पथ से पीएमसीएच जाने वाले एक रास्ते को बंद करना पड़ा है और यहीं पर देखिए किस तरीके से ये कैंप लगाए गए हैं प्रशासन की ओर से। का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खास तौर पर जो दियारा क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके घरों में पानी इस कदर बढ़ा हुआ है कि अब घर में रहने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है। और यही वजह है कि आप जब इस क्षेत्र में तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लगातार गंगा उफान पर है। और यही वजह है कि दूसरे हिस्से में जिनके घर थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। प्रशासन ने सबको सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है और चूंकि अगले कुछ महीनों तक इसी तरीके से बाढ़ पीड़ितों का घर पानी में डूबा हुआ रहेगा और उसके बाद पानी निकलने के बाद भी उन घरों में चूंकि बदबू और अलग अलग बीमारियों का खतरा रहता है, इस वजह से तमाम जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी उम्मीदों का किनारा इसी सड़क पे, मैं जहां खड़ी हूं पटना का अटल पथ, इसी सड़क के दूसरे किनारे उनकी उम्मीदों का किनारा बना हुआ है। ये बाढ़ राहत शिविर यानी रिलीफ कैंप, ये प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है ताकि जिनके घरों में अभी पानी है या जिनके घरों के आसपास जो रह नहीं सकते हैं अपने घर में, अपने गांव में, वो सुरक्षित जगह पर रहें। और यही वजह है कि ये व्यवस्था है। उधर उत्तर प्रदेश के शामली में तेज बारिश, जिसकी वजह से लोग मुसीबत में आ गए हैं। यहाँ तेज बारिश के बाद जल भराव ऐसा है, लोगों के माथे की शिकन बढ़ गई है। बारिश के बाद यहाँ पर 3 से 4 फीट तक कई जगह पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार है। जल भराव का संकट इतना विकट, कई घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। गलियों में दरिया बहता दिखाई दे रहा है। लोग पहली मंजिल छोड़कर अब तो ऊपर की मंजिलों में शिफ्ट हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गलियां पानी से सराबोर हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसने पर आमादा। कुछ ही घंटों की बारिश और जिस तरीके के यहां से हालात बिगड़े, उससे नगर पालिका पर बड़े सवाल खड़े हो गए। लोग आरोप लगा रहे हैं नालों की और साथ ही जो नालियां हैं उनकी सफाई वक्त रहते नहीं की गई। इसी वजह से ये जल जमाव हुआ और इस जल जमाव की वजह से लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए कितना गंदा पानी है जिससे सड़कें लबालब हैं और उसी गंदे पानी से होकर गुजरने को लोग मजबूर। पिछले कई दिन से लगातार पहाड़ों में बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा नदी पूरे उफान पर है। गंगा का पानी चेतावनी के स्तर को पार कर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। फिलहाल गंगा 93.10 मीटर पर बह रही है, जो चेतावनी स्तर है
और वहीं खतरे का निशान 94 मीटर पर है। प्रशासन ने गंगा किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जलस्तर और बढ़ा तो किनारे पर बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इससे खेतों में, घरों में, निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। प्रशासन ने राहत और बचाव दल को अलर्ट पर रखा हुआ है। 5 अगस्त को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आसमानी आफत जमकर बरसी। धराली और हर्षिल में सैलाब का ऐसा सितम देखने को मिला कि इंसान सिहर उठे। उसके बाद से ही सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। लेकिन एक बार फिर मौसम ने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। कल शाम से लगातार बारिश के बाद भागीरथी नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने यहां रहने वाले लोगों को सेना के कैंप में भेजा है और लोगों को लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। हाई अलर्ट के बाद भागीरथी नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हर्षिल में जो भागीरथी नदी के तट पर मौजूद बस्ती है उसको खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हर्षिल की ये वो बस्ती है जो भागीरथी नदी के तट पर मौजूद है और यहीं पर हर्षिल का थाना भी है। और आप देख सकते हैं कि जो भागीरथी नदी का बहाव है वो कितनी तेज है और यही वजह है कि इस बस्ती को सबसे ज्यादा खतरा है। इसीलिए हाई अलर्ट में सबसे पहले यहाँ के लोगों को निकाल कर सेना के कैंप में भेजा गया था ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। हालांकि पूरी रात यहाँ पर प्रशासन गश्त देता रहा। जो एनडीआरएफ की टीम है वो लोगों को यहाँ से ले जा रही थी और साथ ही जो स्थानीय पुलिस है वो पूरी रात भागीरथी नदी के जल स्तर को देखती रही और वॉच करती रही कि किस तरीके से नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो यहाँ पर रह रहे लोग थे उनको निकाला जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है भागीरथी का, उससे आने वाले समय में जो ये बस्ती है उसके लिए खतरा और बढ़ जाएगा। हर्षिल में भागीरथी का जलस्तर बढ़ने के बाद सेना के कैंप के पास बने हेलीपैड में भी पानी भर गया है, जिससे मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। गंगोत्री हाईवे को ठीक करने में भी मौसम आड़े हाथ आ रहा है। वहीं आपदा के दिन से ही लापता जवानों की तलाश तेज कर दी गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्त हम सेना के उसी कैंप में मौजूद हैं जिसे धराली में आई तबाही के बाद उस कैंप को भी बहा ले गई। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना के जवान लगातार यहां पर अपने जवानों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यहीं पर जो एक प्राइवेट हेलीपैड था वो था, लेकिन जब त्रासदी आई, जब आपदा आई तो यहाँ पर जो हेलीपैड था वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया और यहाँ पर अब सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और ठीक सामने आप देखिए ये गंगोत्री हाईवे है, उसे ठीक करने का काम चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से कल बारिश हुई, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, उसके बाद यहाँ पर जो नदियों का जल स्तर है वो तेजी के साथ बढ़ा, जिसकी वजह से जो हाईवे को ठीक करने का काम है वो भी प्रभावित हुआ। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो जेसीबी है वो भी फंसी हुई है और कोशिश यही की जा रही है सेना के जवानों के द्वारा, एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा, जो आईटीबीपी के जवान हैं उनके द्वारा, कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू का कार्य है वो पूरा किया जाए और जो सड़क मार्ग पूरी तरीके से टूट चुका है उसे ठीक करके जो यातायात है वो फिर से सुचारू रूप से संचालित किया जाए। और इसीलिए लगातार रात दिन जो सेना के जवान हैं, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो आईटीबीपी के जवान हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बार बार मौसम की मार इन जवानों को झेलनी पड़ रही है, उससे चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे सड़क मार्ग को ठीक करने का काम हो या फिर नदियों के जल स्तर को कम करने का काम हो, वो लगातार प्रभावित हो रहा है। पंजाब के दुनेरा के पास भारी बारिश हुई, इस वजह से सड़क धंस गई और सड़क धंसने की वजह से जो पठानकोट चंबा वाला रास्ता है वो बंद करना पड़ा। इस हादसे के दौरान रास्ते से गुजर रहा एक ट्रक भी सड़क पे गड्ढा बन गया था, वहीं फंस गया। इस हादसे में ट्रक सवार की जान बस बाल बाल बची। तस्वीरें दिखाती हूं मैं आपको कैसे सड़क का हिस्सा भारी बारिश की वजह से धंस गया।
जहां सड़क का कुछ हिस्सा मिट्टी के साथ बहा, दूसरी तरफ से गुजर रहा एक छोटा ट्रक सड़क पर बने गड्ढे में फंस गया। सड़क के धंसने की वजह से पठानकोट से चंबा जाने वाले रास्ते को फिलहाल बंद करना पड़ा है। इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों का रूट डाइवर्ट किया गया है। गाड़ियों को अब चंबा से कटोरी बंगला जाने वाले रास्ते की ओर भेजा जा रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास मौजूद छैला क्यार इलाके में महोरी खड्ड का उफान लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। यहां लोग जान जोखिम में डालकर इस खड्ड को पार कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। छैला क्यार इलाका शिमला से 45 किलोमीटर के फासले पर है। यहां पर महोरी खड्ड उफान पर है। पुल ना होने की वजह से लोगों को और गाड़ियों को इस खड्ड को पार करना पड़ता है। भारी बारिश की वजह से खड्ड में पानी देखिए किस तेजी के साथ बह रहा है। यहीं पर एक ट्रक फंस गया, जिसे बाद में जेसीबी की मशीन की मदद से खींचा गया। देखिए कैसे जेसीबी इस ट्रक को बाहर निकालते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां लैंडस्लाइड हुआ है वहां हड़कंप मचा हुआ है। शिमला में पहाड़ से भारी तादाद में मलबा सड़क पर आकर गिर रहा है और इस मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे पहाड़ से गिरे मलबे के साथ भारी भरकम पेड़, खंबे सड़क पर गिरे नजर आ रहे हैं। इसके नीचे दबकर कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही हादसे में किसी की जान नहीं गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है। शिमला में अगले 12 से 13 घंटे के लिए बारिश का अनुमान जताया गया है और ऐसे में लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि बारिश के साथ हो रहा लैंडस्लाइड लोगों की मुसीबत में इजाफा कर रहा है। उधर उत्तराखंड के मसूरी में सुबह हुई तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत साथ लेकर आई है। तेज बारिश होने की वजह से एक दुकान ढह गई है। एक होटल पर भी गिरने का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के बाद कई जगह मिट्टी खिसकी है और यही हादसे की वजह बन गई। सबसे ज्यादा कहर पालिका वार्ड 12 इलाके में हुआ है, जहां पर होटल वाइल्ड फ्लावर के पास मौजूद एक कई साल पुरानी दुकान भरभरा कर गिरी, जिससे सटे होटल पर भी अब गिरने का खतरा मंडरा रहा है। लोगों ने बताया कि सुबह उन्हें तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद जब वो बाहर निकले तो ये पूरी दुकान जमींदोज हो चुकी थी। गनीमत रही कि इस दुकान में हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था, वरना किसी की जान जा सकती थी। वहीं पंजाब के होशियारपुर में ब्यास नदी के पास बसा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। इससे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बुरे हालात जो है वो बिल्कुल नदी किनारे बसे अब्दुल्लापुर गांव में देखने को मिल रहे हैं। यहां अचानक से बाढ़ आ गई। इस बाढ़ के पानी में लोग फंस गए। इन्हें गांव के लोगों ने ही ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे पूरा गाँव टापू में तब्दील हो गया। आप देख रहे हैं गाँव पहुंचने वाले रास्ते पर लबालब पानी भरा हुआ है। ऐसे में इसमें आने वाले लोग बाढ़ में फंस रहे हैं, जिन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से गांव तक पहुंचाया जा रहा है। गांव के लोगों की माने तो एक तो बाढ़ की मार से गांव बेहाल है और दूसरी ओर बिजली सप्लाई ठप है। इस वजह से इनकी मुसीबत में दुगना इजाफा हो रहा है। जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने इसका ऐलान किया है और कहा है कि जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव उचित पाया गया, इसे मंजूरी दे दी गई है। इस मामले में स्पीकर ओम बिरला ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य शामिल हैं। आपको बता दें, भारत में आजादी के बाद से अब तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। हालांकि महाभियोग प्रस्ताव करीब 6 बार लाया जा चुका है, लेकिन केवल 2 मामलों तक अभियोग पर सार्थक बहस हो सकी।
कोई भी जज हटाया नहीं गया। ऐसे में ये मामला बहुत अहम है। इसी साल 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगी थी। आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों को आउट हाउस में अधजले नोट मिले थे। उन्नीस की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री बीवी आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। फतेहपुर के जिस मकबरे को लेकर 11 अगस्त यानी बीते कल बवाल हुआ है, वो विवाद अब सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल फतेहपुर के अबूनगर में कल सुबह बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2000 लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए। कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा पाठ देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। इसके बाद करीब 1500 मुस्लिम ईदगाह पहुंच गए। दोनों तरफ से पथराव हुआ। इस पर पुलिस ने लाठियां चलाई, भीड़ को खदेड़ा। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे में पहले ही पूजा पाठ करने का ऐलान किया था, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? इसको लेकर विपक्ष दावा कर रहा है कि पुलिस वालों की शह पर यह सब कुछ हुआ है। सरकार का इसमें साथ मिला उपद्रवियों को यह विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो फतेहपुर में मकबरे में बवाल का मुद्दा यूपी विधानसभा में उठा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन में यह मुद्दा उठाया, जिसका यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया। लेकिन इस बीच विपक्ष के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। फतेहपुर मकबरे का मुद्दा यूपी विधानसभा में उठा है। कल एक सुनिए कल एक दो एक अगर और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे। मैं बैठो इरफान भाई वो पूछ रहे 1,06,000 कल एक सुनिए कल एक दो एक अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए किस तरीके से फतेहपुर मकबरा मंदिर विवाद को लेकर ये हंगामा उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया। कटघरे में सरकार को खड़ा किया गया, ये कहते हुए कि साहब पुलिस को जानकारी थी कि हिंदू संगठनों ने मकबरे में पूजा पाठ का आह्वान किया है, बावजूद इसके वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस की तरफ से नहीं किए गए थे। फतेहपुर में इतना बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कार्य हुआ है, उस सबको हम उठाना चाहते हैं। 29 नंबर पर अगर सरकार नहीं चाहेगी तो सरकार उठाने नहीं देगी, इसलिए मेरा अनुरोध है इस सूची में परिवर्तन किया जाए। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। माननीय कल की जो घटना थी बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। माननीय जरूर मिलेगा। चाहता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की साठगांठ से इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि एक अच्छा माहौल प्रदेश में बने, क्योंकि अब वह समझ रही है कि जनता को भटकाना ही एक उनके पास सहारा रह गया है। माहौल खराब करने की कोशिश, माहौल डेफिनेटली खराब करने की कोशिश की गई है और लगातार
यह सरकार माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हर फ्रंट में सरकार फेल है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है, तब से इस देश में सांप्रदायिकता, नफरत और देश को तोड़ने का पूरी तरह से मुहिम चला रही है। और जो फतेहपुर का मामला है, ये उसी से जुड़ा हुआ मामला समाजवादी। तो मंदिर मकबरे विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी बयान सामने आ गया है। फतेहपुर की घटना पर मुकदमा दर्ज हो गया है, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से साफ किया जा रहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मकबरे पर महाभारत और इसी को लेकर सवालों में पूरा सिस्टम है। दरअसल 200 साल से जो मकबरा है उसे मंदिर किसने बता दिया, ये सवाल है। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ मकबरे में कैसे घुस गई, ये सवाल है। और जिस शख्स ने भीड़ को उकसाया, एफआईआर में उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं? मकबरे में पूजा का ऐलान, तो पहले से सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं? सवाल बड़ा है। क्या जिला बीजेपी अध्यक्ष को बचाने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से? फतेहपुर में मकबरे पर महाभारत पर स्थानीय लोग भी प्रशासन पर ही सवाल उठा रहे हैं। मकबरा मंदिर विवाद पर स्थानीय लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवी कैसे मकबरे तक पहुंच गए और इतना बवाल कर दिया। फतेहपुर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया और जो यहाँ के मुस्लिम जो बस्ती है वहाँ के लोग हैं मौजूद हमारे साथ। नाम जानेंगे आप? नसीम अहमद। नसीम जी, क्या हुआ था उस दौरान आप यहाँ? उस वक्त हम लोग चुपचाप बैठे थे, प्रशासन आयुधि पूरी तैनात थी। कुछ लोग, बहुत लोग आए यहाँ से और तुरंत हमला कर दिया। बिल्कुल तैयारी के साथ आए थे, लाठी डंडा सब कुछ लेके आए थे, समझ लीजिए। कोई चीज़ की यहाँ पे सिर्फ औरतें, आदमी, बच्चे थे बस, और कोई नहीं था। और प्रशासन की तरफ से बिल्कुल छूट दी गई, उनको खुली छूट दी गई कि जाओ तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो। प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठी रही बस, समझ लो, और हम ही लोगों को दौड़ाती रही बस। कोई नहीं था हमारी तरफ, 10-15 लोग ही थे। निराश लग रहे हैं? बहुत ज़्यादा निराश। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी? उनको सज़ा मिलना चाहिए, जो ये काम किया है बहुत गलत किया। बहुत फतेहपुर में भाईचारा खराब कर रहे हैं और आके पूरा तोड़ फोड़ करके चले गए सब। इसमें जो भी मामला है ये जिला अध्यक्ष के कहने से पूरी पब्लिक को उसने इकट्ठा किया है, उसने बताया है और यहाँ जो है लेके आए, तोड़ फोड़ किया। पुलिस प्रशासन के साथ जो है बैरिकेड तोड़ के अंदर घुस गए। और इसमें जमीन जो है जिला अध्यक्ष है, इससे पहले भी जो है पठान महल्ले का कब्रिस्तान जो है बहुत पुराना, वो भी छीन लिया गया। उसमें बाउंड्री करा लिया, सब पूरी कब्रिस्तान हड़प कर गए। अब उनकी नीयत खराब है इस जमीन के ऊपर। एफआईआर में तो अभी तक उनका नाम ही नहीं है। जो एफआईआर सामने आई है 10 लोगों के नाम, जब उसमें जिलाध्यक्ष का नाम एफआईआर जो है तो क्या मैं लिखूंगा का? ये तो शासन प्रशासन पुलिस का काम है एफआईआर लिखना है जो है, तो उनके खिलाफ वो तो देख रहे हैं, वीडियो है, सब कुछ है सामने है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मेन मुद्दा ही तो वही है। शासन को सब मालूम है, प्रशासन खुद ही नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रही है। तो देखिए किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं उनमें नाराजगी है। स्थानीय लोगों के निशाने पर पुलिस प्रशासन है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की मौजूदगी थी, प्रशासन मूकदर्शक बना रहा और ऐसा लग रहा था जैसे प्रशासन ने खुली छूट इन उपद्रवियों को दी है। ये स्थानीय लोगों के आरोप थे जो अभी एबीपी न्यूज पर आप सुन रहे थे। सवाल बड़ा है कि प्रशासन को पहले से जब जानकारी थी, हिंदू संगठनों की तरफ से आह्वान किया गया है कि यहां मकबरे पर वो आएंगे और पूजा पाठ करेंगे, तो फिर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पहले से ही क्यों नहीं किए गए? क्यों इन उपद्रवियों को मकबरे से पहले ही बैरिकेड लगाकर नहीं रोका गया? ये भी अपने आप में सवाल बड़ा है। क्यों इन उपद्रवियों को मकबरे तक आने दिया गया? क्योंकि अब तो आरोप ये लग रहे हैं कि उपद्रवी मकबरे के भीतर घुसे, यहाँ पर उन्होंने जमकर तोड़फोड़ मचाई और न सिर्फ तोड़फोड़ मचाई बल्कि मकबरे पर भगवा भी लहराया।
आगे बढ़ेंगे। इसी मकबरे मंदिर विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, कह रहे हैं भाजपा ने देश में नफरत का माहौल बना दिया है। मुसलमानों से जुड़े स्थल पर दावा करने की सबको खुली छूट दे दी गई है। ये सब राज्य पुलिस की निगरानी में हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 1992 लौट आया हो। ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी, उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या। तो योगी सरकार पर, बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि साहब ये जो फतेहपुर में हुआ है, दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से मुसलमानों को दबाने की एक कवायद है। तो 200 साल से जो मकबरा, आखिरकार वो मंदिर कैसे दावे में सामने आ रहा है? कौन हैं ये लोग जो इस पर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं? और फिर बड़ा सवाल ये भी कि जब हिंदू संगठनों की तरफ से पहले ही आह्वान कर दिया गया था कि 11 अगस्त को वो पहुंचेंगे और मकबरे में पूजा पाठ करेंगे, तो पुलिस प्रशासन क्या सो रहा था? कल फतेहपुर में किस कदर मकबरे पर महाभारत छिड़ा है, इसी को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडे लिए भी, दूसरी ओर घरों की छत से पत्थरबाजी करते हुए लोग, और बीच में एक धर्म स्थल को घेरे हुए पुलिस और प्रशासन की टीम। तस्वीरें फतेहपुर के आबू नगर ईदगाह की हैं, जहां मौजूद एक मकबरा उत्तर प्रदेश में धार्मिक विवाद का नया अखाड़ा बन गया है। जब सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सोमवार की सुबह मकबरे में पूजा पाठ करने पहुंच गए, हालांकि तनाव की आशंका के चलते मकबरे के आसपास पहले से ही पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन सुरक्षा के सभी इंतजामों को धत्ता बताते हुए भीड़ मकबरे में जा घुसी। इसी दौरान किसी शख्स ने मकबरे पर भगवा झंडा लहरा दिया, जिसके बाद मौके पर दूसरे पक्ष के लोग जमा हो गए और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही आसपास के घरों से भीड़ पर पथराव शुरू हो गया। देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इस पर जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। हिंदू संगठनों के मुताबिक ये मकबरा दरअसल ठाकुर जी और भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था। इस इमारत की दीवारों पर कमल, त्रिशूल समेत कई हिंदू धार्मिक प्रतीक मौजूद हैं, लेकिन मंदिर को तोड़कर मकबरे का रूप दे दिया गया। जबकि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये अब्दुल समद का मकबरा है। इसका निर्माण करीब 500 साल पहले मुगल काल में हुआ था, जिसका जिक्र इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में भी है। इस शासन ने कहा है कि हाँ वो मंदिर है, वो देखने गए हैं, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ कमल के फूल हैं, और कोई भी हिंदुस्तान
कि किसी भी मस्जिद में अगर कोई बता दे कि वहाँ कमल का फूल बना है, वहाँ त्रिशूल है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है। अबू मोहम्मद अब्दुल समद का ये मकबरा है। हाँ, अकबर के पोते ने बनवाया। सोमवार की सुबह फतेहपुर में हुए बवाल के दौरान मकबरे में दाखिल हुई भीड़ ने इमारत में तोड़फोड़ की कोशिश की। इस घटना से नाराज मुस्लिम संगठनों ने प्रशासन पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। वहीं फतेहपुर में हुए उपद्रव पर अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कहना है कि फतेहपुर का माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहेंगे, ऐसा ही होता रहेगा। फतेहपुर का जो विवाद है उस पर क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम के बीच का विवाद, कोई विवाद होगा तो जांच किया जाएगा, जांच करके जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर में हुई घटना को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने अब्दुल समद के मकबरे के आसपास सुरक्षा और सख्त कर दी है। कई थानों की पुलिस की तैनाती के अलावा प्रशासन पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी कर रहा है, ताकि धर्म स्थल को लेकर फतेहपुर में फिर से फसाद जैसे हालात न खड़े हो जाएं। फतेहपुर में बवाल के बाद अब कई सवाल सामने हैं और सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे हैं। सवाल उठने की पुख्ता वजह है और वो वजह पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस ने एक्शन लिया है, एफआईआर दर्ज की है, लेकिन उसी एफआईआर दर्ज होने के बाद खुद पुलिस ही अब सवालों के कटघरे में आ गई है। दरअसल 6 जिलों की पुलिस तैनात थी और ऐसे में जो एक्शन लिया गया है, 10 नामजद 150 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। फोटो वीडियो से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। मतलब 160 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर अब तक दर्ज हुई है। तो एफआईआर में कितने नाम हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एफआईआर में एक बड़ा नाम नहीं है और वो कौन शख्स है, उस पर एफआईआर ना होने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, अब जरा आप ये देखिए। दरअसल जो एफआईआर हुई है, जिसमें 160 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का नाम नहीं है। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल ने पूजा पाठ का आह्वान इस मकबरे पर किया था। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल के आह्वान के बाद भारी भीड़ यहां इस मकबरे पर जुटी। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी का जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल एसपी को धमकाता दिखाई सुनाई पड़ रहा है। और इस सब के बावजूद मुखलाल पाल पर आखिरकार ये पुलिस की मेहरबानी है कि एफआईआर से उसका नाम गायब है, या फिर पुलिस पर किसी तरीके का राजनीतिक दबाव है कि एफआईआर से मुखलाल पाल का नाम गायब है? ये सवाल बड़ा है। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आज गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है। और ये जो मंदिर मकबरा विवाद सामने आया, इस पर सांसद चंद्रशेखर का बयान सामने आ गया है। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कि 1992 जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है योगी सरकार में। सरकार के इशारे पर यह सब हो रहा है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर का निशाना बीजेपी पर, योगी सरकार पर। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। 1992 जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चंद्रशेखर। जिस तरीके से अभी फतेहपुर की घटना सामने आई है, हालांकि जो है पुलिस और प्रशासन कह रहा है कि हमने जो है 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, कल जिस तरह से कानून व्यवस्था का अपमान हुआ है, खाकी पर सवाल खड़े हुए, पुलिस की मौजूदगी में पहले से
एलानिया जो है बयान देकर कोई आके इस तरह का जो है डेमोलिशन कर देता है, तो इस पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस इंटेलिजेंस का क्या रोल था, LIU कहाँ थी। एक फेलियर है, उस फेलियर का जवाब जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को देना चाहिए। जबकि मुकदमा दर्ज करना यही, अगर ये तो इतने लोग भी नहीं थे। और कल यहाँ हमने देखा प्रोटेस्ट में जिस तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग की, यहाँ तो सब माननीय सांसद थे, यहाँ तो कोई इस तरह का आदमी जो हुड़दंग कर सकता हो तो उनके लिए तो बैरिकेडिंग थे 6-6, 7-7, लेकिन जो हुड़दंग करने के उनके लिए कोई बैरिकेडिंग, ये सरकार द्वारा खुली छूट दी गई है। इस तरह का माहौल बनेगा तो वो जो बुनियादी सवाल है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ, उन पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्यों इस तरह का माहौल बनाएगी सरकार ने? जो स्कूल बंद कर रही थी उस पर जो सवाल पूछे जा रहे थे, जिस पे बैक होना पड़ा, उस पर जवाब देना है। बाढ़ में जो है डूब रहा है पानी, जो बरसाती नदियों से हमारे नगीना लोकसभा क्षेत्र जो है वो डूब रहा है, बिजनौर डूब रहा है, गंगा के तलट जो है पूरा डूब रहा है, लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जवाब ना देना पड़े, तो इसलिए पहले से ऐसा मुद्दा लिया था जिसपे जो है सेंटिमेंट खड़ी हो जाए, लोगों का ध्यान तरफ आकर्षित हो जाए। माहौल खराब करने की कोशिश, बिल्कुल कोशिश है। वरना आप बताइए, जो कानून व्यवस्था का ढिंडोरा पीटते हैं, उनके राज में अगर इतना बड़ा जो है मॉब जाके तोड़ दे रहा है किसी जगह को, तो किसकी जिम्मेदारी? मुख्यमंत्री जवाब देना। भाई हम बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए, हमने लखनऊ प्रोटेस्ट किया था, पूरे तमाम जगह चौकिया, थानों पे, पुलिस स्टेशन में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पुलिस लगाई थी, जितने जो है टोल नाके वहां पुलिस खड़ी कर दी थी। तो ऐसा क्या हुआ जब सब कुछ आपको पता था? एलानिया जो है आप करवा रहे हो, ऐसा ही 92 में हुआ था। ये सब कुछ सोचा समझा है, इसलिए कि जिससे बुनियादी मुद्दों पर चर्चा। आप इस घटना को 92 की घटना से मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जब लॉ एंड ऑर्डर फेलियर होगा तो उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, और ये बिना सरकार की मर्जी के नहीं होता। मैं ये बात स्पष्ट कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं किस तरीके से विपक्ष के निशाने पर बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब आती हुई नजर आ रही है। और इस बीच फतेहपुर में जो कल विवाद हुआ है, उस पर एक नया वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में मकबरे के भीतर पूजा पाठ होता दिखाई दे रहा है। पूजा पाठ करने वाले ये जो व्यक्ति हैं, ये अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी मनोज त्रिवेदी हैं। ये वीडियो मकबरे के भीतर बनाया गया है। कल जो हंगामा हो रहा था उसी मामले में ये एक सबूत है। साफ है, भीड़ न सिर्फ मकबरे तक पहुंची बल्कि मकबरे के अंदर घुसकर हंगामा किया, पूजा पाठ भी किया। तो ये वो वीडियो है जो एक तरीके से साक्ष्य के तौर पर सामने है कि कैसे जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग थे उन्हें पुलिस ने रोका नहीं। दंदनाते हुए वो मकबरे के भीतर घुसे और मकबरे के भीतर जाकर देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं। जबरन पूजा पाठ किया गया है मकबरे के भीतर। तो 200 साल से ये मकबरा, अब मंदिर किसने बता दिया, ये अपने आप में सवाल है। और मंदिर बता दिया गया तो फिर आखिरकार इस उपद्रव को होने से रोका क्यों नहीं गया, इसको लेकर पुलिस प्रशासन कटघरे में है। हिंदू संगठनों की तरफ से पहले ही आह्वान किया गया था, एक तरीके से खुली चुनौती दी गई थी। प्रशासन ने इंतजाम क्यों नहीं किए सुरक्षा के? अपने आप में सवाल कई हैं जिसके घेरे में पुलिस प्रशासन है। और ये जो फतेहपुर मकबरे का विवाद है, इसमें एक नया एंगल सामने आ गया है। उपद्रवी के तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह पर उपद्रव फैलाने का आरोप है। समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह को निष्कासित किया गया है। पुलिस ने पप्पू सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। फतेहपुर मकबरा विवाद और इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह का नाम भी सामने आया है। पुलिस ने पप्पू सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। पप्पू सिंह को निष्कासित किया गया है।
अब क्या नाम आने के बाद पप्पू सिंह को निष्कासित किया गया है पार्टी से, इसको लेकर जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा नीतीश पांडे से जानते हैं। नीतीश, समाजवादी पार्टी के नेता नाम एफआईआर में भी है और अब ये जानकारी मिल रही है कि निष्कासित पार्टी से किया गया है, तो क्या नाम एफआईआर में आने के बाद निष्कासित किया है पार्टी ने? नीतीश जी रोमाना, जिस तरह से ये मकबरा विवाद सामने आया और मकबरा विवाद जब सामने आया तो उसमें एक नाम जो पप्पू सिंह का आता है जब सामने, और पुलिस जब इन पर मामला दर्ज करती है तो उसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से एक लेटर सामने आया है और उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि फतेहपुर को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण समाजवादी पार्टी से उन्हें निष्कासित किया जाता है। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी की विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण, यानी जिस तरह से वो यात्रा निकाली गई और यात्रा में शामिल हुए पप्पू सिंह, और पप्पू सिंह इस यात्रा में शामिल होने के साथ साथ जो विवाद हुआ उसमें भी सामने नजर आए, तो ऐसी स्थितियों के बाद अब इन पर एक्शन हो गया है, पार्टी स्तर पर इनका भी इन पर एक्शन हो गया है। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ नीतीश। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी, अभी तक तो आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, ये तो आप ही के पार्टी के नेता निकले जिन्होंने उपद्रव किया, इनका नाम एफआईआर में भी और अब पार्टी इनको निष्कासित कर रही है। देखिए जो जिस तरह की घटना हुई है, इस तरह की ये जानबूझ के सुनियोजित तरीके से इस तरह की घटनाएं की जाती हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम आ रहे हैं। और आप पूरी घटना को अगर विस्तार से देखेंगे तो जानबूझ के कराया गया है ये, ताकि जो आज भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के मुद्दों पर घिर रही है, उधर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, इधर उत्तर प्रदेश में जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं सरकारी स्कूल, वो सब मुद्दे उठ रहे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के सहयोग से इस तरह की घटनाएं कराती है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार के सहयोग से इस तरीके की घटनाएं कराती हैं और इस तरीके की घटनाओं में लिप्त आपकी पार्टी के ही नेता नजर आ रहे हैं, इसलिए सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना भाटी साहब। कोई एक व्यक्ति अगर ऐसा ढूंढ लिया है इन्होंने कि जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वहाँ तो लोग तो बहुत सारे थे जी, उनमें ज्यादातर विश्वेंदु प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी, RSS से जुड़े लोग थे। ठीक है, उनके सबके नाम आ रहे हैं, मीडिया में नाम है, उनकी पहचान है। इस तरह की घटना हुई है। बहुत धन्यवाद राजकुमार भाटी जी एबीपी न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आपने सुना, समाजवादी पार्टी अपने आरोप दोहरा रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि फतेहपुर में जो हुआ वो राज्य सरकार की शह पर हुआ। योगी सरकार की घेराबंदी करती हुई समाजवादी पार्टी फतेहपुर मकबरा बवाल पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।